हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस नया चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब बेटा जो सीबीएसई में जो लेटेस्ट चेंज आया हुआ है, अभी 70% जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग ये जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है ये डिलीट हो गया है। इट इज डिलीटेड। ह्यूमन आई वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया है सिलेबस से। तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है? कलरफुल वर्ल्ड है ना। वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट कलरफुल वर्ल्ड के बारे में अपने को पढ़ना है ना। वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। इट इज डिलीटेड। तो कलरफुल वर्ल्ड में जो अपन पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक आता है प्रिज्म। क्या था बेटा? प्रिज्म। वी विल टॉक अबाउट प्रिज्म, द फर्स्ट टॉपिक। अब देखो बेटा ये प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ट्राइंगल शेप ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। देखो इस तरह से प्रिज्म इज लाइक दिस। ये ट्राइंगल शेप होता है। इट इज जस्ट ए ट्राइंगल शेप। इस तरह से बना हुआ होता है। इस तरह से जस्ट लाइक ए ट्राइंगल शेप होता है ना बेटा। ये पीछे वाली साइड से आपको सिर्फ फ्रंट फेस दिखाई देता है। इस तरह से होता है प्रिज्म, है ना। ट्राइंगल शेप होता है। इसको आपको जो दिखाई देता है वो सिर्फ फ्रंट वाली साइड दिखाई देता है। इस तरह से आप जब भी एक साइड से देखेंगे तो आपको ये एक साइड दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से समझ रहे? दिस इज व्हाट प्रिज्म होता है। ऐसा है, दिखता है ऐसा। इट विल बी जस्ट लाइक दिस, है ना। आपको इस तरह से दिखेगा, ट्राइंगल शेप दिखेगा, होता 3D में। अब इसमें जो लाइट है वो किस तरह से रिफ्लेक्शन करती है, क्या क्या ये फिनोमेना शो करता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इस प्रिज्म के बारे में जाने। तो प्रिज्म को अगर देखें तो मैंने बोला कि ट्राइंगल शेप है। इट इज जस्ट अ ट्राइंगल शेप, ये, ठीक है। तो ये जो होता है इसे बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। बेस ऑफ प्रिज्म मतलब ये जहां पर प्रिज्म ग्राउंड पे रखा हुआ होता है, ग्राउंड पे जहां प्लेस होता है उसे अपन बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। दैट इज नोन एज बेस ऑफ प्रिज्म, है ना। और जैसे यहां से लाइट आ रही है, इस साइड से लाइट आती है, ठीक है, इस साइड से लाइट जाती है, तो ये दोनों साइड्स क्या कहलाती है? बोथ साइड्स आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग साइड्स। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? रिफ्रैक्टिंग साइड्स। समझ रहे हो? दोनों साइड से। अब लाइट रे इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से आ सकती है और इधर भी जा सकती है, वो चेंज हो सकता है। इसलिए दोनों साइड्स को अपन क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिंग साइड्स। और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल ए, इसे क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो तीन चीजें बड़ी क्लियर होगी। एक प्रिज्म का बेस, एक दो रिफ्रैक्टिंग साइड्स जहां से लाइट आती है, जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, और एक उन दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहा जाता है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे अपने पास इक्विलेटरल प्रिज्म है तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री। राइट एंगल है तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। राइट एंगल आइसोसेलेस है, इस तरह से अपने रख दिया। मान लो जैसे राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये इसका बेस हो गया, ये 90 हो गया। तो अब इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ये इन दोनों, ये और ये वाली सरफेस के बीच में एंगल, तो राइट एंगल आइसोसेलेस है तो ये 45 45, तो इट विल बी 45। अगर इक्विलेटर होता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से दिस इज व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। दो रिफ्लेक्टिंग साइड्स के बीच में जो एंगल होता है, ये बड़ा सा है। तो ये प्रिज्म के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखो वेरी इजी। अब आता है आगे, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थ्रू प्रिज्म, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनसीईआरटी में एक्टिविटी के तौर पे दिया हुआ। इसका डायग्राम कई बार आता है, मेनी टाइम्स इसका जो डायग्राम है वो एग्जाम में पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बेटा, जैसे ये अपना प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म,
प्रिज्म का बेस हो गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, प्रिज्म जिसका बना हुआ है ये एयर है, ठीक है। तो कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, राइट साइड से आ रही है ना, किसी भी साइड से आ रही है, मान लो यहां से आ रही है, ठीक है, ये यहां से आ रही है, इस तरह से, समझ रहे हो। अब ये लाइट रे, ये जो आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इधर से भी आ सकती है, ये इंसिडेंट रे। अब ये जो है सबसे पहले कहां जाएगी, एयर से कहां जाएगी बेटा, ग्लास में जाएगी, तो यहां पर इंसिडेंट होने वाली है, तो इंसिडेंट रे आ गई। अब अपने को यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, वी हैव टू मेक नॉर्मल। तो नॉर्मल अपन बनाते हैं डॉटेड लाइन से, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस स्लांट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, वो नॉर्मल बन गया। और ये वाला जो एंगल जो इंसिडेंट रे से बना रहा है, ये I1 हो गया। अब इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, इट शुड हैव मूव लाइक दिस, इस तरह से चला जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे कहां से कहां आ रही है, एयर से ग्लास आ रही है, मतलब रेयर टू डेंसर आ रही है। और जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर आती है तो वो कहां बेंड होती है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल विद द नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो सबसे पहले अपन लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, मतलब रिफ्लेक्शन वो तो अपन 12th में देखते हैं आगे की चीजें, लेकिन अब यहां में 10th में अपने को यही कि दो रिफ्लेक्शन होते हैं। तो लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, सबसे पहला रिफ्लेक्शन कहां होता है बेटा, एयर टू ग्लास, इसलिए इसके एयर टू ग्लास। और एयर टू ग्लास में क्या होता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होकर ऐसे चल जाएगी। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है, ये हो गया आपका R1, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो रे है, जो रे इसके अंदर है, वो कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, ठीक है। तो ये अपने को सब वहां पर एग्जाम में सारे के सारे डायग्राम्स वगैरह सब अपने को बनाने पड़ेंगे और बताने भी पड़ेंगे, है ना, वी हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। अब यहां से आ गए, अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा ग्लास से कहां जाएगी बेटा, एयर जाएगी। तो सेकेंड टाइम जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, वो कहां से कहां होगा, दैट विल बी ग्लास टू एयर, समझ रहे, ग्लास टू एयर। और वो कैसे होगा, ग्लास टू एयर जाने पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, और वो कैसे होगा, है ना भाई, जब भी यहां पर ये गई, अब यहां पर आप नॉर्मल बनाओगे, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये परपेंडिकुलर है इसके, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल N1 मान लो और ये नॉर्मल N2 मान लो। अब इस लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ग्लास से एयर जा रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो कम हो रहा है, तो एंगल क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ग्लास टू एयर जाने पर लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां बेंड हो जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस तरह से जाना चाहिए था, इट शुड मूव लाइक दिस, समझ लो। लेकिन ये नॉर्मल, या तो ये इधर भी जा सकती है, रिफ्लेक्शन के कारण वो इधर भी जा सकती है, लेकिन ये कहां जाएगी, अवे जाएगी, विल मूव अवे फ्रॉम, इस तरह से जाएगी, ठीक है। और ये जो रे आती है बाहर जो निकलती है, इसका खास नाम होता है, जैसे अपन ग्लास स्लैब में भी देखते हैं, इसे अपन कहते हैं इमर्जेंट रे। और ये कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, और कई बार इसको I2 भी लिखा जाता है, रिटन एज I2, समझ रहे हैं। तो आप देखो, जब कोई लाइट रे प्रिज्म से पास हो रही है तो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है,
एक बार ग्लास, एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर, ठीक है, इंसिडेंट रे वो रही, फिर रिफ्रैक्टेड रे और फिर इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो गई है वो ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ग्लास से, एयर से ग्लास जा रही है तो ऐसे जाने की बजाय वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर वो जो आपकी इमर्जेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाना चाहती थी सीधा, लेकिन क्योंकि वो ग्लास से एयर जा रही थी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। तो ये चीज है बेटा ना, 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, अब आपकी इंसिडेंट रे ऐसी थी, आपने लाइट रे ये डाली, प्रिज्म पे ये लाइट रे डाली, आपको मिली क्या, ये लाइट रे मिली, मतलब लाइट रे आ रही थी ऐसे और फाइनली चली गई ऐसे, इस तरह से चली गई। तो अब आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो, देखो कौन सी रे को, ध्यान देना, इमर्जेंट रे को, कौन सी रे को, इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करते हो आप, एक्सटेंड इमर्जेंट रे। तो आप देखो लाइट रे आ रही थी ऐसे, इस तरह से यूं आ रही थी, और लाइट रे चली गई ऐसे, ठीक है, यू आ रही थी यू और चली गई ऐसे। तो ये जो इतना वो अपने पाथ से आना उसका ऐसे था, जा रही है फाइनली ऐसे, तो इतना जो अपने पाथ से डेविएट हो गई है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल डेल, और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट रे आ रही थी ऐसे, फिर वो अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता, आगे भी अपने को समझ में आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारी बातें स्क्रीन पोस्ट कर करके आप लिख सकते हो। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहा जाता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया, है ना बेटा। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ध्यान देना, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये क्या होता है, व्हाट इट इज दिस, ये क्या होता है बेटा। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना, आपने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा, कि जब अपन प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, when white light is allowed to pass through the prism, it splits into 7 different colors। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है 7 डिफरेंट कलर्स में, इसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। तो इट इज ए फेनोमेना, इट इज ए फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 different colors when it is passed through prism। जब इसको प्रिज्म से पास किया जाता है ना, when it is passed through prism, है ना बेटा, तो जो ये जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाती है। इस फेनोमेना को अपन क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो ये जैसे अपना प्रिज्म, और ये हमेशा थिन प्रिज्म में ज्यादा अच्छा होता है, प्रिज्म इट इज अ थिन प्रिज्म, समझ रहे हो, प्रिज्म, और मैंने यहां पर व्हाइट लाइट डाली है, और ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ये तो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। व्हाइट लाइट मैंने डाली है और आपको पता कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाती है, ऐसे नहीं, थोड़ा बेंड हो जाती है। अब बेंड होने में भी क्या होता है, देखो आप, है ना, बेंड होने में भी क्या होता है कि व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग कलर होते हैं, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, विबग्योर, 7 कलर होते हैं, और वो लाइट रे ऐसे आ रही है। अब बेंड होने में भी क्या होता है, ये 7 कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं,
समझ रहे हैं? और बेंड किस तरह से होते हैं, देखो जैसे ये मान लो आपका ये एक कलर है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, ये अपना स्क्रीन आप लगा दो तो आपको यहां 7 अलग अलग कलर दिखाई देंगे। और अलग अलग कलर कैसे दिखाई देंगे, यहां वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ रहे हो? स्पेक्ट्रम सा आपको नजर आता है। तो ये जब व्हाइट लाइट आपने डाली, व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग कलर थे। अब 7 अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड हो गए। और सबसे ज्यादा बेंड क्या हो गया, सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ बेटा, वायलेट। सबसे ज्यादा बेंड हुआ वायलेट, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का है। और सबसे कम बेंड कौन हुआ, रेड। तो क्योंकि ये अलग अलग एंगल पे बेंड हो गए हैं, इसलिए ये आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। अगर ये सारी की सारी रेज एक ही, सारे कलर एक ही एंगल पे बेंड होते तो वापस ये एक साथ मिल जाते और आपको वापस क्या नजर आता बेटा, व्हाइट लाइट नजर आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन पे बेंड होते हैं, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है कलर्स का, ठीक है, उस कारण आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट जो है वो क्या होता है बेटा, नजर आता है। समझे? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना बेटा? ये तो डिस्पर्जन तो समझ में आ ही गया। अब क्या होता है कॉज, व्हाट इज द कॉज? अगली जो चीज अपन पढ़ेंगे कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि क्यों हुआ, व्हाई इट इज सो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण अपन समझते हैं कि क्यों अलग अलग कलर्स जो हैं वो, ये क्यों आपको व्हाइट लाइट आपको दिखाई दी है। मतलब व्हाइट लाइट की जगह आपको 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो दिखाई दिए, है ना? तो देखो आप समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन तो वो डिपेंड करता है म्यू पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग होगा तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा, समझना आप, है ना? और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों रिलेशन को ध्यान से देखना, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। और आपको पता है कि इसलिए आप दोनों को मिलाकर ये लिख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। समझ में? एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया बेटा? अपने को ये पता कि 7 डिफरेंट कलर्स में क्यों आया, क्योंकि हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। अब हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। और आप देखेंगे यहां से कि आपको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की और फिर वायलेट की। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है उल्टा हो जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, सबसे कम। उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम। इसलिए रेड सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन पे और ऑरेंज उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर येलो उससे थोड़ा ज्यादा, ग्रीन उससे थोड़ा ज्यादा, ब्लू उससे, इंडिगो उससे, वायलेट उससे, ये सबसे ज्यादा हो गए। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट डेल due to the fact that they have different wavelength। समझ रहे? सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा तो ये अलग अलग एंगल्स पर यहां से बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो? अगर सबकी वेवलेंथ एक होती इन सारे कलर्स की तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग होता, तो एक ही एंगल पे बाहर निकलते। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें पूछी जाती है। अब अगले लेक्चर के अपन अंदर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट विल द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।